में 1100 से ऊपर पहुंचे डेंगू के मामले। मरीजों का पिछले 8 सालों का टूटा रिकॉर्ड। निजी और सरकारी अस्पतालों में मरीजों का पहुंचना जारी। थाना मंडी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। संदिग्धों को देखे जाने की सूचना पर चल रहा अभियान। राजौरी थाना मंडी मार्ग भी एहतियातन किया गया बंद। और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा भैया दूज का त्योहार। भाइयों को बहनों ने लगाए तिलक, रक्षा का लिया वचन। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। कोविड की रफ्तार थमने के बाद जम्मू कश्मीर में डेंगू ने स्वास्थ्य विभाग और जम्मू नगर निगम की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में अब तक 1100 से ऊपर डेंगू के मामले आ चुके हैं, जो पिछले 7 साल की तुलना में अधिक हैं। इससे पहले 2013 में रिकॉर्ड 1838 मामले आए और उस समय 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि इस साल अब तक 4 मरीज डेंगू से जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़ा आधिकारिक है, जिसमें डेंगू के कई अन्य मामले अस्पतालों में रिपोर्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। कई तीमारदार डेंगू पीड़ितों का इलाज करवाने के लिए प्रदेश के बाहर के अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। सर्दी बढ़ने के बावजूद सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू के पीड़ितों का पहुंचना लगातार जारी है। शहर के प्रमुख जीएमसी और एसएमजीएस अस्पताल में ही रोजाना दर्जनों डेंगू के मरीज पहुंच रहे हैं। इसमें शिशु के साथ साथ अन्य आयु वर्ग के मरीज भी शामिल हैं। लेकिन मैं अभी भी यही लोगों से अनुरोध करूंगी आपके माध्यम से कि प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वही इम्पोर्टेंट है इसको कम्बैट करने के लिए, क्योंकि ये इसका कोई इलाज नहीं है स्पेसिफिक, ना इसका कोई वैक्सीन है। सो इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देना होता है फीवर में, और इसमें कोई वो नहीं है, एस्पिरिन नहीं देनी है, सिर्फ पैरासिटामोल देनी है। अगर ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो जाए तो नियरेस्ट आपके हॉस्पिटल में आप जरूर जाइए। कुछ हमने बेड्स जो है वो अलॉट किए हुए हैं, अलॉटेड बेड्स हैं, हर एक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस ने उन्होंने डेंगू के लिए किए हुए हैं। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसके लिए फॉगिंग कर रही है और स्प्रेइंग कर रही है। फॉगिंग होती है मच्छर जो उड़ता है, जो मच्छर उड़ता है वो काटता है, उसके लिए फॉगिंग होती है। और फॉगिंग से जहां जहां वो फॉगिंग होती है, जो मच्छर वहां पे होता है वो उससे मर जाता है। आई डोंट नो किस तरह से लोग कहते हैं कि वो उससे तितर बितर हो जाता है। सिफेनोथ्रिन करके इसका सॉल्ट है जो उसमें हम डालते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, एक पॉइजन है जिसके धुएं से कोई जिंदा नहीं रहता मच्छर। इसीलिए मच्छर जो एडल्ट मच्छर है वो कम हो जाता है। दूसरी चीज आती है इंडोर स्प्रे एंड आउटडोर स्प्रे। आउटडोर स्प्रे के लिए हम फॉगिंग करते हैं, इंडोर स्प्रे के लिए हम स्प्रेइंग करते हैं फॉर द लार्वा। तो हम कोशिश करें कि हाफ स्लीव पहन के या निक्कर वगैरह पहन के ना निकले, हो सके तो सॉक्स और बूट भी पहन के निकले। और हमारे घरों के अंदर आपने देखा होगा कहीं कहीं कूलर पड़े हैं, बस गर्मियों में कूलर लगाए थे, उनके अंदर पानी रुका हुआ है और उस पानी में जो पनपता है। कहीं डब्बे पड़े हैं, डब्बों में पानी पड़ा, कहीं टायर पड़े हैं, टायरों में पानी पड़ा। तो हमें हर किसी को इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे इर्द गिर्द कहीं भी ऐसा पानी खड़ा ना रहे जिससे इसकी लार्वा जो फैले। जिला राजौरी के थाना मंडी इलाके में कुछ संदिग्धों की मूवमेंट देखे जाने पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेना ने राजौरी थाना मंडी मुख्य मार्ग को भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। संदिग्धों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। आज सुबह थाना मंडी के ऊंचाई वाले इलाके में कुछ संदिग्ध बंदूकधारी देखे जाने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। इसी बीच राजौरी थाना मंडी मार्ग को भी बंद कर दिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि दोनों ओर से कुछ राउंड फायरिंग भी हुई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आतंकवादियों का यह दल उसी का हिस्सा है जिन्होंने पुंछ में सुरक्षा बलों पर हमला किया था। रोशनी के त्योहार दीपावली और गोवर्धन पूजा के बाद आज देश भर में भैया दूज का त्योहार मनाया जा रहा है।
भाई बहन के प्रेम और समर्पण के प्रतीक इस त्योहार पर बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और बदले में भाई भी उन्हें तोहफा देकर ताउम्र उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में भी आज लोग इस त्योहार की सदियों से चली आ रही परंपरा को बखूबी निभा रहे हैं। रक्षाबंधन के बाद ये दूसरा ऐसा त्योहार है जो बहनों को समर्पित है। खासतौर पर बच्चों में इस त्योहार को लेकर खूब उत्साह देखने को मिलता है। आज भाई दूज के उपलक्ष्य पर मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज सारी बहनें अपने भाइयों के लिए उनकी लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और आज मैं भी अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करूंगी और अंत में यही कहना चाहूंगी, मेरी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं भाई दूज की। हम सभी बहनों ने अपने भाई पर तिलक लगाकर भाई की लंबी आयु की कामना की है और इस दिन सभी बहनें अपने भाई को तिलक लगाती है। आज भैया दूज है, अस भैया दूज टिक्का लगा रहे हैं भैया दी इंदी लंबी उम्र की कामना करा रहे हैं कि इंदी लंबी उम्र होए ते सदा साडे सिर पर हथ रहे। जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में भी आज भैया दूज का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उधमपुर और पुंछ सहित अन्य जिलों में लोगों ने इस पर्व की सदियों से चली आ रही परंपराएं निभाई। इस दौरान बहनों ने सरहदों की रक्षा में डटे हुए वीर जवानों की लंबी उम्र की भी कामना की। और जो बॉर्डर पे हमारे बहुत सारे जवान भाई हैं उनको भी, उनके लिए भी हम प्रे, वो जो जैसे कि घर पे नहीं आ सकते बहुत सारे फेस्टिवल्स पे, तो हम उनके लिए भी प्रे कर रहे हैं। वो ऐसे अकेला नहीं फील करें, हम सभी बहनें उनके साथ हैं, उनके लिए प्रे कर रहे हैं। जैसे आ नहीं सकते कि हम हैप्पी हो, मतलब वो भी आ गया, हैप्पी लाइफ उनकी हो। आज भाई दूज का त्योहार है। ये त्योहार हम पूरा साल वेट करते हैं। इस त्योहार में हम अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं। भाई अपनी बहनों को गिफ्ट भी देते हैं और हम उनसे एक वचन लेते हैं कि आप हमारे साथ पूरा साल खड़े रहें और हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहें। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा की नई टीम का गठन किया गया है। पूर्व मंत्री और पीसीसी के प्रदेश उपाध्यक्ष रमन भल्ला ने आज इस नई टीम को सम्मानित करते हुए उम्मीद जताई कि अल्पसंख्यक मोर्चा उसे दी गई जिम्मेदारियों को भली भांति निभाएगा। भल्ला ने केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों पर भी सवालिया निशान लगाए और उपचुनावों में कुछ राज्यों में उसकी हार का हवाला देते हुए दावा किया कि भाजपा को ऐसे ही कुछ और झटके भी जल्द लगने वाले हैं। हमारा सैलाब गुरदर्शन जी की लीडरशिप में कई साथियों ने यहाँ पे शमूलियत यहाँ पे की। हर एक साथी के योगदान की जरूरत है और ये समय की पुकार है। पार्टी की तरफ से, मीर साहब की तरफ से, पूरी लीडरशिप की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से इनका स्वागत यहाँ पे करता हूँ कि कांग्रेस को और ज्यादा मजबूती मिल पाए। आप लोगों ने देखा होगा जो अभी हाल ही में जो चुनाव की घोषणा कई जगह पे हुई, हिमाचल ने ये साबित कर दिया कि लोग महंगाई की मार से कितना तंग यहाँ पे है और ये हर एक साल एक्टिवाइज यहाँ पे होगा। एक झटका लगा तो कितना पेट्रोल और डीजल में कमी यहाँ पे आ गई। इन सब लोगों के शमूलियत से कांग्रेस इतनी मजबूत यहाँ पे होगी और झटके भाजपा को यहाँ पे लगेंगे तो आगे महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई पे लगाम लग सके और हम मिलजुल के इस भाईचारे को मजबूत करें। जिस भाईचारे को ठेस पहुंचाने का प्रयास हमेशा यहाँ पे किया जा रहा है और यही एक चाबी होगी। जब भाईचारा मजबूत होगा वही एक चाबी होगी कि हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए और अपनी खोई हुई रियासत को वापस लेने के लिए ये भाईचारा एक ताकत होगी जिसके। हर साल की तरह इस बार भी देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी गोअष्टमी का पर्व धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस बार ये पर्व शुक्रवार यानी 12 नवंबर को मनाया जा रहा है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर गौरक्षा समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। समिति के प्रधान राजकुमार गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 12 नवंबर को अम्फला स्थित समिति के कार्यालय और गौशाला में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए तमाम लोगों से इनमें शामिल होने की अपील की। 9:30 बजे हवन होगा और 11 बजे जो है गौ माता की पूजा की जाएगी और 1 बजे जो भंडारा शुरू कर दिया जाएगा। तो इसलिए जम्मू वासियों सबको ये एक बड़ा मौका मिलता है कि आज का दिन जो गोपाल अष्टमी है उस दिन सेवा का मौका मिलेगा
और दर्शन का महत्व मिलेगा। सारे काम धाम छड़ के जो गौ माता की सेवा करता है उसे कभी भी कमी नहीं आती है। तो मेरा यही कहना है कि गौ माता से बढ़कर कोई नहीं है, जिसमें 33 कोटि देवता है, उसकी सेवा करने से सारे ही तीर्थों का फल प्राप्त होता है। सारे ही तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमें गौ की सेवा जो है वो अवश्य करनी चाहिए। गौ के बिना हमारा, जब कोई गर्भवती करता है तभी गौ चाहिए, कोई बच्चा पैदा होता है तभी गौ चाहिए, जो शरीर चला जाता है तभी गौ चाहिए, हर कार्य में गौ चाहिए। जब इंसान छोड़ के ये धराधाम को जाता है। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपनी कुछ मांगों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से उन्हें जल्द पूरा करने की मांग की है। कमेटी के प्रधान सरदार जगजीत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिख कौम की लंबित मांगों का हवाला देते हुए सरकार से उन पर गौर करने की अपील की। क्या कहना है सरदार जगजीत सिंह का, आइए देखते हैं। रिक्रूटमेंट की सिख जो ऐसे लड़के घूम रहे हैं, जो मिलिटेंसी की तरफ के, मैं तो कहूँ तो खत्म ही हो चुकी सिख कौम की तरफ से, लेकिन फिर भी जैसे पंजाब में थोड़ा बहुत हिलचुल हो रही है, तो हम चाहते हैं लड़के हमारे नौकरी में लग जाएं। कश्मीर में जो लोग हमारे इतनी समस्या होने के बावजूद भी, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी आज भी कश्मीर में बैठे हुए हैं तिरंगा झंडा लेके, वो ये कह रहे हैं हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन उन लोगों को वो बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे जो कश्मीरी लोगों को दिए गए, जो पैकेज उनको दिए गए। आज कश्मीरी लोग माइग्रेंट्स जो जम्मू में बैठे हुए हैं उनको पैकेज मिलता है कि आप बेशक जम्मू में बैठे हो या कहीं भी बैठे हो, आपके नौकरी के लिए ये पैकेज है। रामगढ़ ब्लॉक की केसो पंचायत के गांव चक बबराल में आज 14वें वित्त आयोग के तहत जारी किए गए फंड से कुछ विकास कार्य शुरू करवाए गए। पंचायत के सरपंच कुलदीप शर्मा ने ये विकास कार्य शुरू करवाए और बताया कि कई अन्य विकास कार्य भी जल्द शुरू करवाए जाएंगे। ये 4,30,000 की लागत से 14FC प्लस नरेगा के तहत जो गली का काम शुरू हुआ है, और जो बड़ी पुरानी लोगों की मांग थी उसको देखते हुए हमने आज काम जो स्टार्ट करवाया है। आने वाले दिनों में पंचायत में और भी जो कार्य हैं इसी तरह हम जारी रखेंगे ताकि हमारे लोग जो हैं वो अपना राहत की सांस ले सके। इसी को देखते हुए हमने जो काम स्टार्ट करवाया है। रामलला की नगरी अयोध्या में जम्मू कश्मीर ने इतिहास रच डाला है। अयोध्या में पहली बार जम्मू कश्मीर के कलाकारों ने रामलला का मंचन किया है, जिससे इस केंद्र शासित प्रदेश का गौरव और बढ़ गया है। अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के जिला रियासी की श्री दुर्गा नाटक मंडली से जुड़े कलाकारों ने श्री रामचरितमानस के कुछ अंश मंच पर पेश कर अपनी अभिनय का प्रतिभा दिया। श्री दुर्गा नाटक मंडली के प्रधान संजीव खजूरिया ने बताया कि इस नाटक मंडली की स्थापना 1890 में हुई थी और तब से ही ये रामलीला का मंचन करती आ रही है। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलीला का मंचन करना एक सपने जैसा है और उनकी मंडली का कोई भी सदस्य इससे पहले कभी अयोध्या नहीं आया था। अयोध्या में रामलीला करने उनके लिए सौभाग्य की बात है। वहीं मंडल में शामिल कलाकारों को भी मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। ये हम सब लोगों के लिए कभी कभी ऐसा वो बनता है कि मैं बहुत साल बहुत जगहों पर घूमा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात थी और मैं बचपन से रामलीला करता हूँ और लेकिन मैं अयोध्या नहीं आया था कभी पहले। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो 41 लोगों की टीम है उनमें भी कोई भी शख्स जो है वो अयोध्या नहीं आया था। तो पता नहीं, हम सबको साथ आना था, ये प्रभु राम की कृपा थी, तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप पूछ रहे हैं कैसा लगता है, तो ये हमारे लिए एक सपने जैसा है जो आज सत्य हो गया और हम लोग यहाँ पहुँचे। श्री दुर्गा नाटक मंडली जो है वो रियासी जिला
कि एक सांस्कृतिक धार्मिक मंच है और हम सामाजिक कार्यों में भी रहते हैं, लेकिन जो रामचरितमानस का मंचन की आप बात कर रहे हैं, तो हमारी ये जो दुर्गा नाटक मंडली है वो 1890 में हमारे बुजुर्गों द्वारा स्थापित की गई और जिस समय ये स्थापित की गई तो इसका विशेष उद्देश्य जो था वो रामलीला करना, रामचरितमानस आधारित कृष्ण का मंचन करना यही था। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से ज्यादा मौतें सड़क हादसों में हो रही हैं। ये सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। जम्मू कश्मीर की सड़कें लगातार इंसानी लहू से सुर्ख हो रही हैं और अगर यूं कहा जाए कि इसके लिए काफी हद तक लोग भी जिम्मेदार हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं, ये इस बात की गवाह हैं कि चंद मिनटों की देरी सहने के बजाय लोग अपनी जानें भी जोखिम में डालने से नहीं परहेज करते। ये तस्वीरें जम्मू पठानकोट हाईवे पर बड़ी ब्राह्मणा इलाके की हैं, जिनमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह ये 2 पहिया वाहन चालक अपनी नासमझी का परिचय दे रहे हैं और इन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए यहां कोई पुलिसकर्मी भी तैनात नहीं है। देखा होगा कि हमारे यहाँ 2 सब बेस बने हैं, लोग सब में से भी गाड़ी निकालते हैं और कई बार वहाँ एक्सीडेंट हो चुके हैं। और आपने देखा होगा जो डिवाइडर सड़क के बीच में लगा है, और आप मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जो लोग वहाँ से शॉर्टकट लगाते हैं, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है या SUV, इनके बाद बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो भी उसके ऊपर से दूसरी तरफ से जाते हैं और ये बिल्कुल मौत को और हादसों को न्योता देने वाला है। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जो भी लोग जो डिवाइडर पार करके जाते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारा प्रशासन तब तक ये सोया रहता है जब तक कोई बड़ा हादसा न हो जाए। या हमारा प्रशासन ये देख रहा है कि बड़ा हादसा हो उसके बाद ये एक्शन ले। मेरा निवेदन है कि हादसा होने से पहले ही इस पर रोक होनी चाहिए, ना कि हादसे का हम इंतजार करते रहे और लोग जो है बेमौत मरते रहे। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जो शॉर्टकट लोग मारते हैं, जो डिवाइडर तोड़ के या सब में से जो रॉन्ग साइड लोग आते हैं, उसके ऊपर जल्दी से जल्दी अंकुश पाया जाए। प्रशासन को चाहिए कि वहां पे जब पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है वो उस पर रोक लगाए, या तो ऐसा करे कि उनका कोई हल निकाला जाए। ऐसा हल निकाले कि ये जो जान जोखिम में डालकर रोड पार करना, ये तो बहुत खतरनाक है। अगर ऐसा होगा तो प्रशासन इसका जवाब देइए भाई, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ी दूर टोल प्लाजा लगा हुआ है, कोई सबवे बन जाए या उन लोगों के लिए राहत हो। जो फाटक का रोड है इसको भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब फाटक बंद होने की वजह से ये रोड जो मेन है ये वहीं से क्रॉसिंग है। इंडस्ट्री सारी उस तरफ है, इंडस्ट्री में बहुत दूर दराज के लोग, बॉर्डर एरिया के लोग भी आते हैं और वो लोग जब आते हैं वहां पर तो उनको क्रॉसिंग करनी जल्दी होती है, ड्यूटी से आती है, कोई ड्यूटी जा रहा होता है, मगर कभी भी ये हादसा बड़ा हो सकता है। प्रशासन को चाहिए कि इस पे जरूर नजर डाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रक्षा के क्षेत्र में भारत को और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प से जहां हमारे सैनिकों में नया जोश भर दिया गया है, तो वहीं प्रधानमंत्री के इस संकल्प से पूर्व सैनिक भी गदगद हो गए हैं। जब प्रधानमंत्री ने नौशहरा में दीपावली के दिन जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर होने की बात कही थी, तो जवानों में जोश देखते ही बनता था। पूर्व सैनिकों के मुताबिक रक्षा क्षेत्र में देश के आत्मनिर्भर होने से दुनिया का कोई देश भारत की ओर आंख उठाने की जरूरत नहीं कर सकता। भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने को लेकर रक्षा विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। 2015 से लेकर 2019 तक भारत दुनिया में डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट करने वाला नंबर 2 देश था और उसके आगे सऊदी अरेबिया है। और पिछले कुछ सालों में जो डिसीजन लिए गए हैं डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है। अभी 101 जो डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट है, आइटम्स हैं, उनको बैन कर दिया गया है। और पहले हमारे पास जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बोर्ड था उसको तोड़ के अभी 7 कंपनियां बनाई गई हैं जो कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर की तरफ हमारा जो कदम है उसको पूरी तरह से तेजी से आगे बढ़ाएंगे। 2019 के बाद अगर हम देखते हैं तो आत्मनिर्भरता का जो हमारा लेवल है उसमें हमारा जो इंपोर्ट है वो तकरीबन 30% कम हो गया है। तो जैसे जैसे ये चीजें
बढ़ती जाएंगी, DRDO को और अख्तियार मिलेंगी, प्राइवेट कंपनी जो है वो इसमें आगे आएंगी और आने वाले समय में भारत ना सिर्फ आत्मनिर्भर होगा डिफेंस सेक्टर के लिए, बल्कि वो दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनको भी डिफेंस सेक्टर रिलेटेड जो वेपन इक्विपमेंट, गाड़ियां, जितना भी सामान होता है वो उनको भेजने में सक्षम होगा। थैंक यू, जय हिंद। लेफ्टिनेंट बन के कमीशन में गए थे तो हमारे पास ऐसी दूरबीनें थी कि जिनको मतलब हम 15 मिनट तक घुमाते रहे तब भी कुछ जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देता था। और हम लोगों ने उससे भी, और हम लोग सोचते थे भाई कब हम ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो विंटेज एंड से हमको छुटकारा मिलेगा। पर अब जब से आप देखेंगे, जब से मोदी जी आए हैं, हमारे पास जो है एकदम आधुनिक हथियार जो है वो आने शुरू हो गए। मैं खुद एक बार आगे फॉरवर्ड एरिया में विजिट करने गया था तो मैं देखा, मैं हैरान था कि अभी नाइट विजन डिवाइसेस, सर्विलेंस रडार्स जो है, थर्मल रडार, ये तमाम चीजें जो है बॉर्डर समुद्री बेड़े में जो बदलाव आ रहे हैं, पनडुब्बियां बढ़ रही हैं जो कि न्यूक्लियर मिसाइल दागने के काबिल है, एयरक्राफ्ट कैरियर मिल रहे हैं, इस सब से हमारे नेवी के बेड़े को, हमारी वायुसेना को और फौज को नए राइफल्स भी आ गए। तो ये सब चीजों से ये लगता है कि हमारी सरकार आज जागरूक हो चुकी है सैनिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, और न सिर्फ हमारे देश को, पूरे संसार को ये समझ जाना चाहिए कि भारत एक शक्तिशाली देश है और भारत की तीनों सेनाएं आधुनिकतम तरीके से अब तैनात हैं और किसी को भी किसी तरह का मिस एडवेंचर या गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि हमारी सेनाएं किसी भी कार्रवाई का जो शत्रुता रूप से की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के उस बयान पर जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया है। पीसीसी प्रवक्ता कपिल सिंह ने कहा है कि ना नॉमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के नेताओं के मुताबिक हाल ही में देश के कुछ राज्यों में हुए उपचुनावों के परिणामों से ये साफ हो चुका है कि देश की जनता ने भाजपा और उसकी नीतियों को नकार दिया है। इन नेताओं के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर की जनता भाजपा को सत्ता सौंपने की भूल कभी नहीं कर सकती। वहीं भाजपा का दावा है कि जम्मू कश्मीर की जनता ये जान चुकी है कि कुछ परिवारों ने सत्ता में रहकर उनके साथ धोखा किया है। यही कारण है कि अब इन परिवारों ने पार्टियों को छोड़कर कई नेता भाजपा का दामन थाम चुके हैं। इससे साफ हो जाता है कि आगामी चुनावों में भाजपा भारी बहुमत से जीतकर सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो चाहे वो केंद्र का हो, वो अक्सर ये बार बार दावे करते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से वो सत्ता में आएंगे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अब दूसरे राज्यों में जो हाल ही में चुनाव हुए हैं उनमें जनता ने भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीतियों को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार सत्ता सौंपकर देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर का क्या हाल किया, राज्य से यूटी बना दिया। आज जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो बेरोजगार है और बेरोजगारी से परेशान है। जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो महंगाई से त्रस्त है। आज भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार खोखले दावे कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता का ये कहना कि वो अगर सत्ता में आएंगे तो फिर एक बार फिर से वो यूटी से राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को देंगे, ये मैं समझता हूं कि बड़ा ही शर्मनाक है। क्योंकि जब वो सत्ता में थे तो अब उन्होंने जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर उसे यूटी बना दिया और अब हम ये समझते हैं कि ना तो नौमन तेल होगा। बात यह है कि रविंद्र रैना ही नहीं बल्कि बीजेपी वाले जुमलाबाजी के लिए बड़े मशहूर हैं। वो बड़े खूबसूरत जुमले बना के लोगों के सामने रखते हैं और दूसरा ये भी मशहूर है कि वो लोगों को दिन को ही ख्वाब दिखाना पसंद करता है। उनको हुकूमत जब भी बनती है वो लोगों की चॉइस से बनती है और
चीफ मिनिस्टर चाहे जम्मू का हो, कश्मीर का हो, वो लोगों के नुमाइंदे चुनते हैं। ये बीजेपी वाले पहले ही कैसे फैसला कर रहे हैं? कौन सी कारकर्दगी है जिसकी वजह से बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं, प्रांतीय अध्यक्ष या यहाँ के जो यूनियन टेरिटरी के अध्यक्ष, ये कहते हैं कि बीजेपी ने हुकूमत बनाई है? उनको तो ये समझना चाहिए, लेना चाहिए कि इस वक्त लोगों की हालत क्या है। कश्मीर को तो छोड़ो, जम्मू को तो संभालो जरा। जम्मू के अंदर जो ताजत पेशा है वो परेशान है, नौजवान परेशान है, पढ़े लिखे नौजवान बेकार सड़कों पर फिर रहे हैं, किसान परेशान है। हालिया बारिशों में जो वहाँ नुकसान हुआ है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। ये जुमले बोल के लोगों की तवज्जो डाइवर्ट करना चाहते हैं। पर जो वास्तविकता आज जमीन पे है, जो वास्तविकता आज जम्मू कश्मीर में है, जिस तरह से हमने देखा कि अभी बाकी स्टेटों में जहां उपचुनाव हुए, वहां हिमाचल में आपने देखा कि एक सीट पे तो भाजपा के जो ऑफिशियल कैंडिडेट है उनकी जमानत भी जब्त हुई, उनको केवल 3000 वोट आए। और इस तरह से तीनों असेंबली सीटें वहां जो है वो बीजेपी की सरकार होते हुए, बीजेपी से केंद्र में मंत्री होते हुए, बीजेपी के अपने जो चीफ मिनिस्टर के अपने जिले में से जो एक पार्लियामेंट्री और तीनों असेंबली सीट्स कांग्रेस को मिली, उसी तरह से हमने बाकी जगह भी देखा कि केवल 9 सीटें भाजपा लेने में सक्षम रही। देखिए, मैं अपनी स्टेटमेंट को क्वालिफाई करता हूं अब्राहम लिंकन की एक स्टेटमेंट के साथ, जब उन्होंने कहा था कि यू कैन फूल ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन बी फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कैन नॉट बी फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। और यही कुछ ऐसा हुआ। जम्मू कश्मीर में आज तक जो भी सरकारें रही, जो पार्टियां यहां पर रही, उन्होंने काफी देर तक जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाया। लेकिन हर एक चीज का एक अंत होता है। आज जम्मू कश्मीर का अवाम ये जान चुका है कि ये जो ट्रेडिशनल पार्टीज यहां पर रही, जिनकी डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स रही, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ धोखाधड़ी और छलावा ही किया है। यही कारण है कि आज इनके बड़े बड़े दिग्गज नेता भी इनकी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि भाजपा की कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहता और भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में यकीन रखती है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।